सभी विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के लिए स्वागत है। 10वीं कक्षा की जो किताब है हिंदी वल्लरी, उसमें पहली कविता है मातृभूमि। मातृभूमि कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी का परिचय जानकारी लेंगे या प्राप्त करेंगे। मातृभूमि कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर नामक गांव में हुआ। शफीपुर नामक गांव में हुआ। उन्होंने विचार और नवजीवन दोनों पत्रिकाओं का नाम जो है याद रखना चाहिए। विचार और नवजीवन नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। 1903 में उनका जन्म हुआ शफीपुर गांव में, और विचार और नवजीवन नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके अलावा उनका बहुचर्चित उपन्यास है। मैंने पहले भी कहा था कि भगवती चरण वर्मा जी जो है हिंदी साहित्य में उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, कवि के रूप में कम। उनका बहुचर्चित उपन्यास है चित्रलेखा। इसके ऊपर 2 बार फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दूसरा प्रमुख उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। यह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। भूले बिसरे चित्र और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों याद रखना चाहिए। आपको अनुरूपता के लिए पूछ सकते हैं। भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार या मां डैश, इस प्रकार अनुरूपता के लिए 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं। आपकी अन्य रचनाएं हैं खिलौने, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, ये सभी उपन्यास है। इसके अलावा मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता संग्रह है। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता संग्रह है। इसके अलावा मेरे नाटक, वसीयत, ये दोनों नाटक है। आपकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई। कविता का आशय है मातृभूमि। कविता का आशय मातृभूमि की विशेषता का परिचय देना, विद्यार्थियों के लिए परिचय देकर देश प्रेम जगाना है। विद्यार्थियों में या बच्चों में देश प्रेम जगाना है, तो इसीलिए मातृभूमि कविता को 10वीं कक्षा के लिए रखा गया है। कवि इस कविता में मातृभूमि से ऐसे सविनय पूर्वक निवेदन कर रहा है कि जैसे एक भक्त भगवान से विधेयता पूर्वक निवेदन करता है। मातृभूमि कविता का आशय विद्यार्थियों में मातृभूमि के प्रति विशेषता मातृभूमि की विशेषता जो है उसको बताना और साथ ही देश प्रेम जगाना है। कविता इस प्रकार है, देख लीजिए। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि इस कविता में कवि ये कहना चाहता है, हे मातृभूमि, तुम्हें मैं शत शत बार प्रणाम करना चाहता हूँ। शत शत का मतलब है 100 बार। 100 बार मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। क्यों प्रणाम करना चाहता है? क्योंकि तुम अमरों की जननी हो। अमरों की जननी का मतलब है जो नहीं मरते हैं, चिरंजीवी है, उन लोगों को तुमने जन्म दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें शत शत बार प्रणाम करना चाहता हूँ। कवि मातृभूमि को क्यों प्रणाम करना चाहता है? क्योंकि वो अमरों की जननी है। मातृभू तुम्हें शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम। तेरे उर में, उर का मतलब है हृदय, तुम्हारे हृदय में शाहिद का मतलब है सोना या बसना। तुम्हारे हृदय में कौन कौन बस रहे हैं? इसका निवास है गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुषों का निवास है। तुमने इन जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है, तो इसीलिए ये मातृभूमि मैं तुम्हें 100 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि मातृभूमि को प्रणाम करता है। फिर से एक बार कविता पढ़ूंगा। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी पंक्ति देख लेंगे। हरे भरे हैं खेत सुहाने। दूसरा जो पद्यांश है इसमें बताया गया है। पहले पद्यांश में हम लोगों ने देखा था मातृभूमि
अपने में रहने वाले महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा है। मातृभूमि जो है अमरों की जननी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा जो पद्यांश है, इसमें मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन है। हरे भरे हैं खेत सुहाने। मातृभूमि कैसे है? वो हरे भरे हैं। यहाँ का जो खेत है वो भी हरा भरा है। सुहाना, सुहाने का मतलब है बहुत ही सुंदर। आप लोगों ने शिवमोगा या चिकमंगलुरु उस तरफ या वेस्टर्न घाट्स की तरफ अगर देखेंगे, जाएंगे, उन जगहों को देखेंगे तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। वहां से बाहर आने के लिए मन ही नहीं करता। तो ऐसे बहुत ही सुंदर जगह है मातृभूमि का निवास स्थान। और वहां पर फल फूलों से युक्त वन उपवन। यहाँ का वन और उपवन कैसा है? फल और फूलों से भरा हुआ है। वन का मतलब है जंगल, उपवन का मतलब है उद्यानवन। यहाँ के जंगल और उद्यानवन फल और फूलों से भरा हुआ है। इसके अलावा कभी ये भी कहता है, तेरे अंदर भरा हुआ है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गर्भ में ये सब है। क्या क्या है? खनिजों का कितना व्यापक धन। आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारे खनिज हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, इस्पात है। इस प्रकार बहुत सारे खनिजों का कितना व्यापक धन है। तुम क्या कर रही हो उन खनिजों को? मुक्त हस्त तू बांट रही है। माँ, ये जो जिस खनिजों की संपत्ति है, उन संपत्ति को मुक्त हस्त तू बांट रही है। सुख संपत्ति धन धाम। सुख और संपत्ति, धन और धाम, इन सबको माँ क्या कर रही है? मुक्त हस्त से दे रही है, बांट रही है अपने ही लोगों को, अपने बच्चों को ये बांट रही है। मुक्त हस्त बांट रही है। हाथ में जितना आया दे दिया, अपने लिए उसने कुछ नहीं रखा। इस प्रकार अपने में जो कुछ भी है उसको माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। फिर से एक बार कविता पढ़ता हूँ, देख लीजिए। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। मातृ को शत शत बार प्रणाम। तीसरा अनुच्छेद है, इसमें पहला अनुच्छेद में मातृभूमि में रहने वाले जो महापुरुष हैं उनके बारे में या विभूतियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरे अनुच्छेद में मातृभूमि का सौंदर्य को देखा हम लोगों ने। तीसरे अनुच्छेद में मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन कवि ने किया है। इसमें एक हाथ में न्याय पताका। कवि कहता है कि मातृभूमि का स्वरूप कैसा है? एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप। ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदलते हेम, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृ को शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय का पताका है और साथ ही दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। माँ क्या करती है? ज्ञान का दीप से एक हाथ में सब लोगों को अच्छी तरह से न्याय दिलाती है और दूसरे हाथ में ज्ञान के दीप को जलाकर वहां के अंधकार को भगाती है। हर जगह ज्ञान को दीप को ले जाकर वहां पर प्रकाशमान कराती है। लोगों को अंधेरा हटाकर प्रकाश में रहने के लिए वो कोशिश कर रही है। जग का रूप बदलते हे माँ। कवि कहता है, हे माँ, तुम इस जग के रूप को बदल डालो। कोटि कोटि हम आज साथ में। तुम जग के रूप को बदलो उस कार्य में। आज तुम्हारे साथ कौन है? कोटि कोटि, करोड़ों लोग, करोड़ों भारतवासी तुम्हें साथ देने के लिए तैयार हैं। गूंज उठे जय हिंद नाद से। तुम्हें जय जयकार करने के लिए, तुम्हारा जयकार करने के लिए, तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए, तुम्हारा नारा लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये जो गूंज है, जय हिंद नाद से गूंजना चाहिए। कहाँ तक पहुंचना चाहिए? वो सब सकल नगर और ग्राम। भारत के हर नगर, हर गांव तक तुम्हारे जय हिंद का जो नारा है वो पहुंचना चाहिए, प्रतिध्वनित होना चाहिए। मातृ को शत शत बार प्रणाम। ये मातृभूमि में मैं तुम्हें 100 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। फिर से एक बार कविता पढ़ता हूँ। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हेमा, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृ को शत शत बार प्रणाम। शायद ये कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम लोग इस कविता में रहने वाले जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि पहला जो प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। 1 अंक वाले प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। उत्तर में हमें लिखना होगा कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। मातृभूमि शब्द जो है इसे याद रखना होगा, केवल मातृभूमि लिखेंगे तब भी आप लोगों को 1 अंक आसानी से मिल सकता है। भारत माँ के हाथों में क्या है। हम लोगों ने तीसरा जो पद्यांश था उसमें देखा था, माँ के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे में ज्ञानदीप। भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप। न्याय का पताका और ज्ञानदीप शब्द जो है इसे लिखकर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। आज माँ के साथ कौन है, इसे भी हम लोगों ने तीसरे अनुच्छेद में या तीसरे पद्यांश में पढ़ा था। आज माँ के साथ हम कोटि कोटि भारतीय हैं, करोड़ों भारतीय हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है। गूंज उठने का मतलब है प्रतिध्वनित होना। क्या सभी ओर क्या गूंज उठा। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा। तो सभी ओर जय हिंद का जो नारा है, घोषणा है, वो प्रतिध्वनित हो रहा है। तो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे तो आप लोगों को 1-1 अंक आसानी से मिल सकता है। तो 5वां प्रश्न है, भारत के खेत कैसे हैं। भारत के खेत हरे भरे हैं। हरे भरे हैं लिखना चाहिए। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन दाम को माँ कैसे बांट रही है। प्रश्न है, सुख संपत्ति धन दाम को माँ कैसे बांट रही है। उत्तर में आपको लिखना होगा, सुख संपत्ति धन दाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है या मुक्त हस्त बांट रही है। जगत के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं। जगत के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं। मातृभूमि से। उत्तर में आप लोगों को वाक्य में लिखना हो तो जगत के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। अगर आप केवल मातृभूमि शब्द लिखेंगे तब भी सही है। तो प्रश्न आप लोगों को देंगे, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए दे सकते हैं, तब आप मातृभूमि शब्द लिखेंगे तब भी सही है। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए। नाद का मतलब है नारा। जय हिंद का नारा जो है कहाँ तक पहुंचना चाहिए, कहाँ गूंजना चाहिए। जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। इस प्रकार 9 1 अंक वाले प्रश्न है, उसका उत्तर इस प्रकार है। इसके अलावा आप लोगों को 2-3 अंकों के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये प्रश्न टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कभी मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा है। इसको उत्तर मैंने पढ़ाते समय कहा था, फिर भी एक बार देख लीजिए। कभी मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा है। उस उत्तर में लिखना होगा, कभी मातृभूमि को अमरों की जननी इसीलिए कहा है क्योंकि भारत की धरती ने गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान विभूतियों को जन्म दिया है। उत्तर में आप लोगों को क्या लिखना है, भारत की धरती ने गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान विभूतियों को जन्म दिया है, इसीलिए कवि ने मातृभूमि को अमरों की जननी कहा है। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, 2 अंक आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रमुख प्रश्न है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर में आप लोगों को लिखना होगा, कवि भगवती चरण वर्मा जी भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के खेत हरे भरे हैं। दूसरा जो पद्यांश है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, भारत के जो खेत है वो हरा भरा है, हरे भरे हैं और बहुत ही सुंदर है। सुहाना शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ के वन और उपवन, यहाँ के जंगल और उद्यानवन फल और फूलों से भरा हुआ है। उद्यानवन और जंगल कैसा है, फल और फूलों से भरा हुआ है। भारत भूमि के अंदर खनिजों की संपदा व्यापक है। खनिजों की संपत्ति जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पर लोहा है, सोना है, चांदी है, वज्र है, इस प्रकार बहुत सारे जो खनिजों की संपत्ति है वो भरा हुआ है। भारत में उन सभी सुख संपत्ति
उन सभी सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। ये 3 अंकों वाले प्रश्न है, 3 अंक के लिए पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे तो तीनों अंक आपको मिल जाएगा। और एक प्रमुख प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। मातृभूमि का जो स्वरूप है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये तीसरा अनुच्छेद या तीसरा पद्यांश जो है उसका उत्तर है। उत्तर में आप लोगों को लिखना होगा, कवि भारत माता के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है। एक आप मातृभूमि का या भारत माता का चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक हाथ में न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप। तीसरा जो पद्यांश है उसमें बताया गया है दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। भारत माँ ने ज्ञानदीप और न्याय पताका की सहायता से जगत के रूप को बदलने के लिए कोशिश कर रही है। जगत के रूप को बदल दे हे माँ, कवि निवेदन कर रहा था, इसीलिए माँ भी यहाँ पर जगत के रूप को बदलने के लिए कोशिश कर रही है। उस महान कार्य में, तो जगत के रूप को बदलने का जो महान कार्य है उस कार्य में भारत के करोड़ों जनमानस, करोड़ों लोग भारत माँ को साथ दे रहे हैं। मतलब वे सब भारत माँ के साथ हैं। इस प्रयत्न में लोगों के जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज रही है। मतलब जय जयकार करते हुए, भारत माँ की प्रशंसा करते हुए, नारा लगाते हुए लोग भारत माँ को साथ दे रहे हैं। ये जो नारा है हर ग्राम तक, सकल नगर तक पहुंच गई है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर लिखेंगे तो आपको 3 अंक आसानी से मिल सकता है। यह है मातृभूमि कविता के बारे में। हम लोगों ने आज कविता का सारांश देखा, या कविता को समझाया गया और 1 अंक वाले जो प्रश्न है उसको भी समझाया गया। इसके अलावा 2-3 वाले अंक जो है, अंकों के जो प्रश्न है उसके बारे में भी आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।